एक आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए दुनिया की टॉप 3 माफिया से भिड़ जाए। ये कहानी शुरू होती है ब्राजील से, जहां हम आर्थर नाम के इस आदमी को देखते हैं। आर्थर एक रेस्टोरेंट में होता है जब उसकी मुलाकात इस लड़की से होती है। लड़की आर्थर से कहती है कि मैं एक लंबे अरसे से तुम्हारी तलाश में हूँ, क्योंकि मेरे बॉस ये चाहते हैं कि तुम उनके कहने पर 3 लोगों का मर्डर करो। दरअसल हमारा आर्थर पास्ट में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था जो सुपारी लेकर लोगों को मारता था, पर उसने ये काम सालों पहले ही छोड़ दिया है। इसलिए जब ये लड़की उसे इस काम का ऑफर देती है तो आर्थर उसे साफ मना कर देता है। अब आर्थर से ना सुनकर ये लड़की उसे धमकाने लगती है कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो पुलिस को ये बता देगी कि आर्थर अभी भी जिंदा है और वो ब्राजील में छुपा है। लेकिन अभी ये लड़की अपनी बात पूरी करती उससे पहले आर्थर उसकी एक तस्वीर खींच लेता है। ये देखते ही वो लड़की और उसके सभी गुंडे आर्थर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अपने आर्थर ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो एक एक करके सभी को मार गिराता है और बिल्डिंग से कूदकर एक केबल कार पर लटक जाता है। इधर वो लड़की और उसके बाकी गुंडे भी केबल कार में आते हैं और उसमें आर्थर को ढूंढने लगते हैं। अब सभी उसे नीचे ढूंढ रहे थे, पर आर्थर तो केबल कार के ऊपर खड़ा था। ये जानकर वो लड़की भी ऊपर फायर करने लगती है, पर आर्थर समय रहते केबल कार से कूद जाता है और एक पैराग्लाइडर पर लटक कर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद आर्थर अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसने ढेर सारे पैसे, कुछ हथियार और अलग अलग देशों के पासपोर्ट छुपा रखे थे। वो अपना ब्राजीलियन पासपोर्ट जला देता है और एक नया पासपोर्ट लेकर थाईलैंड निकल जाता है। थाईलैंड पहुंचकर उसकी मुलाकात मे से होती है। मे और आर्थर एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि आर्थर अपने हर मिशन के बाद थाईलैंड आकर ही छुपता था। दरअसल में एक रिजॉर्ट की मालकिन है और उसका रिजॉर्ट शहर से काफी दूर है और इसलिए ये जगह आर्थर के छुपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। रात को आर्थर उस लड़की के बारे में पता लगाता है जो उसे कल रेस्टोरेंट में मिली थी। अब थोड़ी रिसर्च के बाद उसे ये बात पता लगती है कि वो लड़की क्रेन नाम के एक माफिया के लिए काम करती है। इधर आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो कुछ दिनों तक थाईलैंड में ही छुपा रहेगा, ताकि वो क्रेन और उसके लोगों की नजरों से बचा रहे। एक दिन जब मे रिजॉर्ट के रिसेप्शन पर होती है, तब एक लड़की उसके पास आती है और उससे एक फर्स्ट एड किट मांगती है। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे बुरी तरह से पीटा हो। जब मे उससे उसके जख्मों के बारे में पूछती है, तो वो मे की बात को टालते हुए वहाँ से निकल जाती है। रात को जब मैं बीच पर होती है तो वो देखती है कि दूर खड़ी एक बोट पर एक आदमी उस लड़की को बुरी तरह से पीट रहा है। वो भागकर आर्थर के पास आती है और उससे उस लड़की को बचाने के लिए कहती है। अब पहले तो आर्थर इसके लिए नहीं मानता, पर मे की फोर्स करने पर वो लड़की को बचाने चला जाता है। बोट पर पहुंचकर वो देखता है कि फ्रैन नाम का एक आदमी उस लड़की को बुरी तरह से पीट रहा है। यहाँ आर्थर और फ्रैन आपस में भिड़ जाते हैं और इस हाथापाई में फ्रैन की जान चली जाती है। इसके बाद आर्थर मे से कहता है कि तुम इस लड़की को किनारे तक ले जाओ, तब तक मैं इस बोट और इस लाश को ठिकाने लगाकर आता हूँ। जब आर्थर उस बोट के अंदर जाता है तो उसे वहाँ उस लड़की का पासपोर्ट मिलता है। उस लड़की का नाम जीना थॉम्पसन था और वो एक अमेरिकन सिटीजन थी। यहाँ आर्थर को उस लड़की का फोन भी मिलता है जिसमें आर्थर की ही फोटो होती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज आर्थर जीना से पहली बार मिला है और वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। तो फिर आर्थर की फोटो जीना के फोन में क्या कर रही है? खैर, आर्थर बोट से निकलकर उसे एक धमाके से उड़ा देता है और फौरन जीना के पास आकर उससे उस तस्वीर के बारे में पूछता है। यहाँ खुलासा होता है कि ये दोनों भी क्रेन के ही आदमी हैं और बोट पर जो लड़ाई हो रही थी वो सिर्फ एक नाटक था, ताकि जीना और आर्थर एक दूसरे से मिल सके। दरअसल क्रेन का प्लान था कि आर्थर जीना की जान बचाएगा और फिर जीना उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लेगी, और जब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे तो क्रेन जीना की किडनैपिंग कर लेगा और उसकी आजादी के बदले में आर्थर को क्रेन की सभी बातें माननी होंगी। जीना आर्थर को बताती है कि क्रेन ने उसे ब्लैकमेल करके ये सब करवाया है। दरअसल जीना एक ऑर्फनेज चलाती है जहां वो अनाथ बच्चों की देखभाल करती है। अब क्रेन ने उसे धमकी दी थी कि अगर वो इस प्लान में शामिल नहीं होगी तो वो उसके बच्चों को मार देगा, और इसलिए जीना को ना चाहते हुए भी क्रेन के प्लान में शामिल होना पड़ा। ये सब जानकर आर्थर ये डिसाइड करता है कि वो क्रेन को उसी के प्लान में फंसाकर मार देगा, लेकिन वो ये काम करेगा कैसे? खैर, ये बात तो पूरी कहानी सुनकर ही पता चलेगी। अगले दिन आर्थर ये देखता है कि क्रेन के कुछ लोग उस पर नजर रखे हुए हैं। ये देखते ही वो जीना के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बीच पर टहलने लगता है, ताकि क्रेन के लोगों को लगे कि उनका प्लान काम कर रहा है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और इन दोनों को एहसास ही नहीं होता कि ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। एक रात जब आर्थर और जीना बीच पर होते हैं तो आर्थर उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। आर्थर जीना को बताता है कि वो भी एक अनाथ है और बचपन में उसे एक गैंगस्टर ने खरीद लिया था जो बच्चों को हत्यारा बनने की ट्रेनिंग देता था। इस कैंप में आर्थर के साथ साथ क्रेन भी मौजूद था और उन दोनों ने ये प्लान बनाया कि वो इस कैंप से भाग जाएंगे। अब आर्थर तो कैंप से भाग निकला, पर क्रेन पकड़ा गया और फिर उन लोगों ने उसे बहुत मारा, और अब सालों बाद क्रेन इसी बात का बदला ले रहा है। अब ये सब सुनकर जीना को भी काफी बुरा लगता है और वो आर्थर को गले से लगा लेती है। अगले दिन जब ये दोनों बीच पर होते हैं तो क्रेन के प्लान के मुताबिक उसके लोग जीना को किडनैप कर लेते हैं और आर्थर को लेकर क्रेन के पास आते हैं। आर्थर ये फैसला करता है कि वो क्रेन को देखते ही उसे मार देगा, लेकिन उसका ये प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि क्रेन बड़ी ही चालाकी से उसे एक ऐसे चेयर पर बिठा देता है जिसके नीचे बॉम्ब लगा है, और अगर आर्थर ने इस चेयर से उठने की कोशिश की, क्रेन आर्थर से कहता है कि अगर तुम्हें जीना को जिंदा देखना है तो मेरे बताए इन 3 लोगों को मार दो। हर मिशन को पूरा करने के बाद तुम जीना से वीडियो कॉल पर बात कर पाओगे। अब आर्थर को ना चाहते हुए भी क्रेन की बात माननी पड़ती है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्रेन जीना को मारने में जरा भी देरी नहीं करेगा।
इसके बाद क्रेन आर्थर को एक ट्रैकर और उसके पहले टारगेट की फोटो देता है। आर्थर के पहले टारगेट का नाम था क्रिल, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा हत्यारा है और फिलहाल वो मलेशिया के पेंजारा जेल में बंद है। ये जेल समंदर के बीचों बीच बनी है और इसकी दीवारें लगभग 100 फीट ऊंची हैं। इस खतरनाक जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता और अगर किसी कैदी ने हिम्मत करके पानी में छलांग लगा भी दी तो उसे शार्क्स का खाना बनने में देरी नहीं लगेगी। इसके बाद आर्थर मलेशिया आता है और अपने मिशन की प्लानिंग में लग जाता है। इस दौरान उसे ये बात पता लगती है कि इस जेल में सिर्फ मोस्ट वांटेड अपराधियों को रखा जाता है। इसलिए आर्थर मलेशिया के सभी मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट निकालता है और उनमें से एक अपराधी को चूज करता है जिसके फेस पर एक डाइस का टैटू बना होता है। यहाँ आर्थर भी अपने चेहरे पर वही टैटू बना लेता है ताकि वो उस अपराधी के हुलिये को मैच कर सके। इसके बाद वो मार्केट जाता है ताकि वो मिशन में लगने वाली चीजों को खरीद सके। सबसे पहले वो एक लोकल गुंडे से मिलता है और उससे बॉम्ब बनाने का सामान ले लेता है। इसके बाद वो एक खास क्रीम खरीदता है जिसे लगाने से शार्क्स उसके नजदीक नहीं आएंगे। इसके बाद आर्थर अपने अड्डे पर आता है और एक खास किस्म का बॉम्ब बनाता है जो कि देखने से एक आम च्युइंगम लगती है। अगले दिन वो अपना नया हुलिया लिए शहर में घूमने लगता है और पुलिस उसे वो वांटेड अपराधी समझकर गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद आर्थर को उसी जेल में लाया जाता है जहां क्रिल पहले से मौजूद है। जेल में आकर आर्थर देखता है कि क्रिल के बॉडीगार्ड्स हमेशा उसके साथ रहते हैं क्योंकि इस जेल में उस पर कई जानलेवा हमले हो चुके हैं। यहाँ एक साथी कैदी आर्थर को बताता है कि आज क्रिल पर फिर से एक जानलेवा अटैक होने वाला है, लेकिन इस बार जब क्रिल पर अटैक होता है तो आर्थर उसे बचा लेता है। ये देखकर क्रिल काफी खुश होता है और आर्थर को अपने साथ डिनर पर बुलाता है। जब आर्थर खाने पर पहुंचता है तो वो देखता है कि क्रिल पूरे कमरे में अकेला है और मौका पाते ही वो उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो क्रिल के सूप में जहर मिलाता है ताकि सबको ऐसा लगे कि उसकी मौत एक मर्डर नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट है। इसके बाद वो जेल की दीवार के पास आता है और छेद में बारूद भरकर उसे जला देता है। फिर वो उस ट्रैकर को निकलता है और अपनी बॉडी पर वो क्रीम लगाता है ताकि शार्क्स उससे दूर रहें। बारूद के फटने से दीवार टूट जाती है और आर्थर वहां से निकलकर पानी में कूद जाता है। जेल से थोड़ी ही दूरी पर क्रेन की टीम मौजूद थी और उन्होंने आर्थर के ट्रैकर की मदद से उसे पानी से बाहर निकाल लिया। ऊपर आते ही उसने सबसे पहले जीना को कॉल किया और उसे सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। यहाँ क्रेन ने आर्थर को बताया कि अगले टारगेट को मारने के लिए उसके पास केवल 36 घंटों का वक्त है। आर्थर के अगले टारगेट का नाम था एड्रियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया में एक 58 फ्लोर वाले बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता है। उसकी बिल्डिंग के सभी शीशे बुलेट प्रूफ है और उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके चारों तरफ गार्ड्स तैनात रहते हैं। लेकिन उसने अपने बिल्डिंग के बाहर एक ओपन पूल बनवाया है जहाँ वो हर सुबह स्विमिंग करने आता है। अब आर्थर भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो डिसाइड करता है कि वो एड्रियन को इस पूल के जरिए ही मारेगा। सबसे पहले आर्थर एक ब्रोकर से मिलता है और एड्रियन के नीचे वाले फ्लैट का खरीदार बनकर उस फ्लैट को देखने चला जाता है। यहाँ आर्थर उस फ्लैट की चाबी की एक फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वो उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बना सके। इसके बाद आर्थर एक खास किस्म का केमिकल बॉम्ब बनाता है जो कि मोटे से मोटे ग्लास को भी तोड़ सकता है। पूरी प्लानिंग के बाद वो भेस बदलकर बिल्डिंग में एंटर होता है और उस फ्लैट की खिड़की से निकलकर एड्रियन के फ्लैट की तरफ बढ़ने लगता है। आर्थर एक केबल और कुछ गैजेट्स की मदद से पूल तक पहुंच जाता है और उसमें ड्रिल करके अपने बनाए केमिकल बॉम्ब्स को फिट कर देता है। इसके बाद जब एड्रियन पूल में आता है तो आर्थर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है और एड्रियन 58th फ्लोर से गिरकर मारा जाता है। आर्थर ने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया और रूल के मुताबिक वो जीना से बात कर सकता है। लेकिन इस बार जब आर्थर जीना को कॉल लगाता है तो जीना बड़ी ही चालाकी से उसे उस बोट का नंबर दिखा देती है जिस पर क्रेन के लोगों ने उसे कैद कर रखा है। बोट का नंबर मिलते ही वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर एक हेलीकॉप्टर को हायर करके वहाँ तक पहुँचता है। लेकिन वो बोट वहाँ नहीं होती, इसलिए वो उस बोट को ढूंढता हुआ समुद्र में आगे निकल जाता है और थोड़ी ही देर में उसे वो बोट दिख भी जाती है। वो बोट से थोड़ी दूरी बनाकर जंप लगाता है और चुपके से बोट तक पहुंच जाता है। लेकिन उसकी ये बहादुरी किसी काम नहीं आती क्योंकि जल्द ही गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और क्रेन के पास लेकर आते हैं। हालांकि क्रेन ने उसे मारा नहीं बल्कि एक लास्ट वार्निंग दी कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो जीना के साथ साथ वो भी मारा जाएगा। अब आर्थर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपने तीसरे और आखिरी मिशन को पूरा करने निकल गया। आर्थर के अगले टारगेट का नाम था मैक्स, जो कि एक वेपन डीलर है। मैक्स बल्गेरिया में रहता है और उसका घर किसी आर्मी बंकर से कम नहीं है। वहाँ जाना तो दूर, कोई उसके आसपास भटक भी नहीं सकता। बिल्डिंग के हर कोने में कैमरास लगे हैं और यहाँ का हर गार्ड आधुनिक और खतरनाक हथियारों से लैस है। जब आर्थर इस मिशन की प्लानिंग कर रहा होता है तब वो नोटिस करता है कि क्रेन उससे अपना कंपटीशन खत्म करवा रहा है। आर्थर ने पहले ही क्रिल और एड्रियन को मार दिया है और अगर उसने मैक्स को भी मार दिया तो क्रेन इस दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा। लेकिन ये सब जानते हुए भी उसे इस मिशन को कंप्लीट करना ही होगा वरना जीना मारी जाएगी। अपनी रिसर्च में उसे ये बात पता लगती है कि आजकल मैक्स की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और इसलिए कल एक मेडिकल हेलीकॉप्टर मैक्स के घर पर लैंड होने वाला है। उस हेलीकॉप्टर में डॉक्टर्स की एक टीम होगी जो मैक्स की सेहत की जांच करेगी। अगले दिन आर्थर उस हॉस्पिटल में पहुंचा जहां से ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करने वाला है। वो चुपके से हेलीपैड तक पहुंचा और हेलीकॉप्टर के लगेज कंपार्टमेंट में छुप गया। जब डॉक्टर्स की टीम मैक्स के घर पहुंची तो उनके साथ साथ आर्थर भी पहुंच गया। बिल्डिंग में एंटर होते ही उसने सभी कैमरास को जाम कर दिया ताकि गार्ड्स को कुछ भी दिखाई ना दे।
कैमरास के बंद होते ही मैक्स को एक सेफ रूम में लाया गया ताकि उसे इस हमले से बचाया जा सके, लेकिन अपना आर्थर तो पहले से ही उस सेफ रूम में मौजूद था। दरअसल वो बिल्डिंग में बने एसी वेंट्स की मदद से उस कमरे तक पहुंच गया था। यहाँ मैक्स को लगा कि अब आर्थर उसे मार देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने उसे क्रेन का पूरा प्लान बताया कि कैसे वो सभी को मारकर दुनिया का सबसे बड़ा माफिया बनना चाहता है। आर्थर ने मैक्स को कहा कि अगर हम दोनों मिलकर क्रेन को ही मार दें तो तुम दुनिया का सबसे बड़े माफिया बन जाओगे। अब मैक्स को भी ये डील पसंद आ गई और फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया कि वो दोनों मैक्स की मौत का झूठा नाटक करेंगे और जब क्रेन के लोग मैक्स की लाश को देखने आएंगे तो उस वक्त क्रेन यार्ड पर अकेला होगा और तब उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं होगी। प्लान के मुताबिक आर्थर एक धमाका करता है जिससे मैक्स पानी में गिर जाता है और फिर वो मैक्स को पानी के रास्ते एक बीच तक ले आता है। इसके बाद वो क्रेन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैक्स की लाश उसकी सबमरीन में पड़ी है। ये सुनकर क्रेन अपने लोगों को मैक्स की लाश ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर दूसरी तरफ आर्थर ने उनके स्वागत का पूरा इंतजाम कर रखा था। उसने हर दरवाजे पर बॉम्ब और ऑटोमेटिक गन्स लगा रखी थी। अब जैसे ही क्रेन के लोग यहाँ पहुँचते हैं, आर्थर उन सभी पर पागलों की तरह गोलियां बरसाने लगता है। इधर क्रेन भी अपने कैमरास की मदद से ये सब देख लेता है और वो समझ जाता है कि आर्थर ने उसे धोखा दिया है। इधर आर्थर भी उस बोट की तरफ निकल जाता है और वहाँ पहुंच के क्रेन के बचे कुछ लोगों को भी मार देता है। क्रेन ये सब देखकर काफी घबरा जाता है और इसलिए वो जीना को एक कमरे में बंद कर देता है। इसके बाद वो बोट में लगी बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन अभी क्रेन यहाँ से भाग पाता उससे पहले आर्थर उस पर अटैक कर देता है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन इस लड़ाई में आर्थर क्रेन पर भारी पड़ता है। वो क्रेन को एक जंजीर में बांध देता है और फौरन जीना के पास पहुंचता है। आर्थर जीना को एक छोटे सबमरीन में बिठाकर उसे बोट से अलग कर देता है, लेकिन अभी वो उस बोट से बाहर निकल पाता उससे पहले ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इस हादसे ने जीना की जान तो बच गई, पर आर्थर तक कुछ पता नहीं चला। इसके बाद मैक्स के लोगों ने बोट का मलबा बाहर निकाला, पर ना तो उन्हें आर्थर मिला और ना ही उसकी लाश। इस हादसे के कुछ महीनों बाद हम फिर से जीना को देखते हैं, जो कि कंबोडिया में अपने अनाथ आश्रम में होती है। तभी उसके सामने आर्थर आ जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक होता है। इसका मतलब उस हादसे में आर्थर की मौत नहीं हुई थी। दरअसल वो बोट की स्टीव चेंबर में छुप गया था, जो लोगों को ऐसे धमाकों से बचाने में काम आती है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।